चलती नाव में गर्मा गर्म खाने वाला ससुराल। चलो आखिरकार इस जेल से मुझे अब छुटकारा मिलेगा। बाकियों के लिए होती होगी इस बोट पर छुट्टियां, मेरे लिए तो ये किसी सजा से कम नहीं। आखिरकार ये छुट्टियां खत्म हुई, अब वापस से घर जाने का वक्त। रितेश जी, मैंने सामान बांध दिया है तो आप इसे भी गाड़ी में रख दीजिए। शोभा, मैं माँ का सामान गाड़ी में रख रहा हूँ, तो ये वाला सामान तुम ही ले जाओ ना। ठीक है, मैं लाती हूँ। शोभा ने खुद ही अपना सामान उठाया और वो उसे अपनी गाड़ी तक लेकर गई। शोभा एक अमीर परिवार की बहू थी। उसके घर में उसके सास ससुर, पति, नंद, 2 देवर और 2 देवरानियां थीं। शोभा के परिवार के पास अपनी एक प्राइवेट बोट थी जिसमें पूरा परिवार अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आता था। इस बार भी वो लोग अपनी छुट्टियां मनाकर ही बोट पर से घर वापस जा रहे थे। कुछ ही देर में वो लोग घर वापस आ गए और कितना अच्छा वक्त बीता ना बोट पर। हमेशा ऐसे ही होता है, वहाँ इतना दिल लगता है कि घर वापस आने का दिल ही नहीं करता। सही बोला, मैं तो दोबारा वहाँ जाना चाहूंगी। सभी घर आकर ऐसे ही मजे की बातें कर रहे थे, लेकिन वहीं शोभा थी जो कि एकदम चुप थी। शोभा बहू, तू भी तो कुछ बोल। सभी छुट्टियों के मजे की ही बात कर रहे हैं, बस तू चुप है, ऐसा क्यों? माँ जी, मैंने कुछ मजे किए हों तभी तो मैं मजे की बात करूंगी। शादी के बाद ये तीसरी बार था जो हम लोग बोट पर गए हैं, लेकिन देखो ना, हर बार मैं ये सोच कर जाती हूँ कि इस बार मजे करूंगी, लेकिन होता कुछ और ही है। मुझे वहाँ मजा नहीं, बस सजा मिलती है। सभी लोग तो एंजॉय करते हैं, लेकिन घर से भी दोगुना काम मुझे वहाँ करना पड़ता है। अरे अरे बहू, ऐसी बात थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैं तो कभी ना करवाती तुझसे इतना काम। चल तू गुस्सा ना कर, अब जब हम अगली बार बोट पर जाएंगे ना तो सभी मिलजुल कर काम किया करेंगे। चल अब तू गुस्सा थूक दे। शालिनी ने शोभा को समझा दिया, जिसके बाद शोभा भी नॉर्मल हो गई। देखते ही देखते 2 महीने का समय गुजरा और अब फिर से पूरे परिवार का अपनी नाव वाली ट्रिप पर जाने का मन हो रहा था। सभी हॉल में बैठे हुए इसी बारे में बात कर रहे थे। मां, गणपति बप्पा जी की कृपा से जो प्रोजेक्ट हम तीनों भाई संभालने में लगे हुए थे, पूरे 2 महीने की मेहनत के बाद वो पूरा हो गया है और अब हम तीनों ही 2 हफ्ते को फ्री हैं। अब आप लोग कहो तो चलें 2 हफ्ते के लिए बोट पर। अरे वाह भैया, मुझे हमारी बोट बहुत ज्यादा पसंद है। चलिए चलते हैं बोट पर। रागिनी, तू भी बोट को देखकर इस बार खुश ही हो जाएगी। पता है, हमने बोट को रिपेयर करवाया है और वो भी बहुत सुंदर हो गई है। सच में आदि जी, तब तो बोट पर अब और भी मजा आएगा। बस तो अब सोचना कैसा, आपकी भी छुट्टियां हैं, अगर आप कहो तो हम अभी ही अपना सामान पैक कर लेंगे। अरे भाभी, कहने की राह मत देखो, बस कर लो। सभी बोट पर जाने की बातें करने लगे। सभी तो काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन वहीं पर शोभा टेंशन में खड़ी हुई थी। अरे नहीं, फिर से बोट। अरे बहू, क्या सोचने लगी? परेशान मत हो, इस बार सभी काम करेंगे। जा, तू भी जाकर तैयारी कर ले। जी ससुर जी। अपने ससुर की बात सुनकर शोभा भी अपने कपड़े वगैरह पैक करने को आ गई, लेकिन सभी ने बोल तो दिया कि इस बार वो मेरी मदद करवाएंगे, लेकिन पता नहीं कि कौन अपनी जुबान का कितना पक्का है। चलो अब तो बोट पर जाकर ही पता चलेगा। शोभा ने भी सारी तैयारी की और अगली सुबह होते ही पूरा परिवार अपनी बड़ी गाड़ी में बैठकर अपनी बोट पर चला आया। भैया, पहले तो ये बोट छोटा सा था, तो आपने इसे बोट से पूरा शिप बना डाला। अब इसमें पूरे 3 फ्लोर हैं और एक फ्लोर हमने इतना सुंदर करवा दिया है ना कि तुम लोग भी सोच भी नहीं सकते। आओ सभी ऊपर आओ। मानव के बोलने पर सभी सीढ़ी के सहारे बोट पर चढ़े, जो कि काफी बड़ा था, और सभी की बोट को देखकर आंखें फट गईं। ओह गॉश, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। बेटा, तुमने तो हमारे बोट का नक्शा ही बदल डाला। ये तो अब चलता फिरता घर बन गया है। ये नीचे की तरफ किचन है ना? हाँ माँ, ये नीचे की तरफ किचन है। आओ सभी अंदर आओ, आपको देखकर अच्छा लगेगा। रितेश की बात को सुनकर सभी अंदर आए, जहां पर सबसे पहले नीचे की मंजिल में किचन था। किचन में एक बड़ा सा फ्रिज था और वहां डाइनिंग टेबल भी था। ओह माय गॉड, यहाँ बैठकर तो खाना खाने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अच्छा आदि जी, ऊपर क्या है? ऊपर बीच के पोर्शन में हमारा ड्राइंग रूम, तुम लोगों के लिए एक चेंजिंग रूम भी है जिसमें तुम मेकअप वगैरह भी कर सकते हो। आओ ऊपर का भी पोर्शन देख लो। आदि की बात सुनकर सभी ऊपर की तरफ आए, जहां पर बोट में एक ड्राइंग रूम था जिसके अंदर काउच और टीवी भी था और सारी दीवारें ट्रांसपेरेंट थी, जिससे बाहर का नजारा दिखाई दे रहा था। वाह, ये मंजिल तो नीचे वाली मंजिल से भी ज्यादा अच्छी है। जरा देखो तो सही क्या नजारा है और कैसा है सब कुछ। उत्तम, अति उत्तम। यहाँ गर्मा गर्म चाय पीने में कितना मजा आएगा ना। माँ देखो ना, नाव में एक झूला और कितनी सुंदर बालकनी भी है। हाँ, ये हमने तेरे लिए ही बनाया है। अच्छा, ऊपर सभी के बेडरूम्स भी हैं, चलिए वो भी देख लीजिए।
रितेश ऐसे बोलकर सभी को अपने साथ सबसे ऊपर वाली मंजिल में भी ले गया, जहां सभी के अलग अलग बेडरूम बने हुए थे। सभी के बेडरूम्स की छत भी ट्रांसपेरेंट थी, जिससे रात का सुंदर नजारा दिख सके। जब हम पहले यहाँ आए थे तो बस सबका एक एक कमरा था, और अब तो ये बोट पूरा घर बन गई है। कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। शोभा की बात पर सभी मुस्कुरा दिए। पूरी नाव बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अच्छे से बोट को देख लेने के बाद शालिनी बोली, अरे बहुओं, बोट पर आ गए, सब कुछ देख भी लिया, अब कुछ बढ़िया खाने को तो बनाओ। नाश्ता तक नहीं किया आज तो। और हाँ, इस बार बस बहू शोभा को ही मत थकाना, सभी कोई कोई काम देखना। सही है माँ जी, लेकिन अभी मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं है। अभी तो हम बस आए हैं, मैं बाद में बना दूंगी, अभी मुझे तैयार होना है। सेम सेम माँ जी, मैं भी बाद में बना दूंगी। भाभी फिलहाल सभी के लिए नाश्ता आप ही बना दो। ठीक है, तो बताओ कि आप सभी लोग क्या खाओगे। देख बहू, सबके लिए कड़क चाय और साथ में पराठे बना दे आलू के। इससे अच्छा नाश्ता बोर्ड पर कुछ और होगा ही नहीं। ठीक है माँ जी। सबसे नीचे रसोई है, पहला रसोई का काम भी हमेशा की तरह मेरे हिस्से में आया। कोई नहीं, मैं कर देती हूँ। शोभा सबके लिए नाश्ता बनाने को नीचे रसोई में आ गई। सबसे पहले उसने आलू वगैरह को उबालकर उनका भरता बनाया, और फिर उसने आलू के पराठों के साथ गर्मा गर्म चाय बनाकर टेबल पर लगा दी। गरम पराठे और चाय तैयार है, सभी आकर नाश्ता कर लो। कितनी देर हो गई है, कोई भी नहीं आ रहा। फिर जब खाना ठंडा हो जाएगा तो बोलेंगे कि ऐसा खाना गरम अच्छा लगता है। अब क्या करूं, सभी को चलो देकर ही आ जाती हूँ। शोभा ने ऐसे बोलकर एक एक मेंबर का खाना उठाया और वो ढूंढ ढूंढ कर सभी को पराठे और चाय देकर आई। आखिर में वो शालिनी के पास उसकी चाय और पराठे लेकर पहुंची। और ये क्या बहू, ठंडी चाय और पराठे? माँ जी, मैंने सबको बनाते ही आवाज लगाई थी, लेकिन बस क्या करूं, कोई आया नहीं और सबको दे देकर आने में ही ठंडा हो गया। मैंने तुझसे पूरी कहानी सुनाने को बोला। शोभा, वैसे छोटे छोटे कामों में तुझे बहुत ज्यादा नखरे हो रहे हैं। जा इस पराठे और चाय को गरम करके ला। चलती हुई बोट में गर्मा गर्म खाना अच्छा लगता है। शोभा शालिनी की बात पर कुछ नहीं बोल पाई और वो उसका पराठा और चाय गरम करने को नीचे आ गई और फिर से वो उसे शालिनी के बेडरूम में देने गई। अब हुए ना ये पराठे और चाय खाने पीने लायक। अब देख क्या रही है, जाना यहाँ से, मुझे मेरा गरम नाश्ता एंजॉय करने दे। शालिनी ने ऐसे बोलकर शोभा को अपने कमरे से भगा दिया और फिर वो अपना नाश्ता एंजॉय करने लगी। शोभा वापस से रसोई में आ गई और उसे साफ करने लगी। बोट पर फिर से मेरा तो खाना बनाने के साथ ही शुभारंभ हुआ है। कोई नहीं, अब मैंने नाश्ता बना दिया, अब मैं दोपहर का खाना नहीं बनाऊंगी, बस इसको साफ करके हट जाऊंगी। शोभा खुद से ऐसे ही बोलते हुए रसोई को समेटने लगी। अभी उसने बस सफाई पूरी ही की थी कि तभी वहां रितेश आया और बोला, अच्छा है शोभा जो तुम रसोई में ही हो। मुझे और बाबा को बहुत जोरों से भूख लगी है, तो तुम खाना बना दो ना। देखो फ्रिज में सामान भरा पड़ा है, तो जो भी तुम्हारा मन करे वो ही बना देना। जी मैं बना दूंगी। बस शोभा, मिल गया तुझे तो इस रसोई से आराम। अब तो तेरा पति ही भूखा है, तो तुझे ही खाना बनाना होगा। शोभा बेचारी अभी रसोई को साफ करके उससे निकली भी नहीं थी, जो उसे वहां फिर से लंच बनाने को खड़ा होना पड़ा। एक तरफ शोभा खाना बना रही थी तो वहीं दूसरी तरफ, भाभी एक मेरा इस पोज में फोटो लो और एक ऐसे। वाह रागनी, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। अब जरा एक पोज ऐसे दो जैसे कि तुम्हें धूप लग रही है। इस पोज में भी बहुत अच्छे पिक्स आते हैं। बानी, त्रिशा और रागनी को किसी काम से कोई मतलब नहीं था। वो आराम से फोटोज वगैरह लेने में लगी हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ, कितना ठंडा लगा। हे भगवान, ये गैस चूल्हा नीचे रखने की क्या जरूरत थी। कैसे पानी की छींटे ने तो मुझे पूरा ही भिगो दिया, और मेरा खाना बस कैसे ये खराब ना हो। शोभा किसी तरह अपने खाने को बचा रही थी, लेकिन समंदर की पानी की छींटों ने उसे तंग ही किया हुआ था। ऐसी मुश्किलों का सामना करते हुए शोभा ने अपने खाना बनाया और उसे टेबल पर लगाया, लेकिन पहले की तरह इस बार भी कोई खाने को नहीं आ रहा था। अरे सब सुन लीजिए, खाना तैयार है, सभी आकर खाना खा लो। बहू, मुझे तो तू ड्राइंग रूम में मेरा खाना ला कर दे दे। भाभी, हम भी ड्राइंग रूम में ही हैं, तो हमारा भी यहीं ले आओ। भाभी, मेरा, बानी भाभी और रागिनी का खाना बालकनी में दे दो, हम यहीं खाएंगे। हे भगवान, अब मैं इन सब का खाना इनको अलग अलग फिर से देकर आऊं। क्या मुसीबत है। शोभा बेचारी चाहती तो नहीं थी, लेकिन उसे प्लेट्स में निकाला हुआ खाना ऊपर सबको उनकी जगहों पर देकर आना पड़ा। लीजिए बाबा जी, ये लो तुम लोग, लीजिए। लो माँ जी आपका खाना।
ये लीजिए। तो थक गई सबको खाना बांटते बांटते। अब यहाँ से भी सफाई कर देती हूँ। शोभा सभी को खाना देकर रसोई को समेटने को आई ही थी कि ऊपर से आवाज आई, अरे बहू, खाना तो ठंडा है। अरे बोट में ठंडा खाना क्या अच्छा लगता है, इसको गरम करके ला। मेरा भी खाना बर्फ हो रखा है, इसको भी गरम कर। क्या मुसीबत है, सबको खाना कमरों में देकर आओ और अब खाना ठंडा होने की शिकायत है। गरम खाना खाना होता है तो जब मैं बुलाती हूँ सबको नीचे क्यों नहीं आते? अब मुझे इन सबको खाना गर्म करके देना पड़ेगा। कोई भी शोभा की मेहनत को नहीं देख रहा था। शोभा बेचारी सबके पास आई और सभी का खाना नीचे लेकर गई, जिसको उसने गर्म किया और फिर से सभी तक पहुंचाया। आखिरकार मैंने सभी को खाना दे ही दिया। अब अपने लिए मेरा खाना गर्म करने का जरा भी दिल नहीं है। कोई नहीं, मैं ठंडा खाना ही खा लूंगी। अब तो मेरी हड्डी हड्डी दर्द कर रही है, इसको खाकर मैं तो कुछ देर को अपने बेडरूम में आराम करूंगी। बेचारी शोभा ने सबको गर्म खाना खिलाया, लेकिन उसको गर्म खाना देने वाला कोई नहीं था। उसने ठंडा खाना ही खाया, जिसको खाने के बाद वो कमरे में अपने चली गई और उसकी कुछ ही देर को आंख लग गई। कुछ देर बाद घर वालों के बोलने की आवाजों से शोभा की आंख खुली। अरे मैं सो गई थी, ये नीचे से कैसी आवाजें आ रही हैं? सब लोग शायद एक साथ हैं। शोभा की एक साथ हंसने की आवाजें आ रही थी। शोभा भी आवाजें सुनकर नीचे आई तो देखा कि सभी घर वाले फिशिंग कर रहे थे। अच्छा, तो मेरे बगैर मजे किए जा रहे हैं। अरे शोभा भाभी, आप उठ गई? हाँ बीना भाभी छुट्टियों को सोकर गुजारिए। देखो तो सही, रितेश भैया ने कितनी बड़ी मछली पकड़ी है। हाँ सच में बहुत बड़ी है। बहू आज शाम को यही बनाना, खाने में मजा ही आ जाएगा। जी, मुझसे तो बस इन्होंने खाना बनवाने की ही ठान ली है। अरे शालिनी, शाम तक कौन इंतजार करेगा? खाने को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। शोभा बहू, मछली को तो तू अभी बना दे और सभी बैठकर खाएंगे। जी हाँ, ये लोग तो मुझे बस रसोई में काम करने वाली नौकरानी बनाए हुए हैं। अब इनके लिए मैं मछली बनाऊं? ये क्या बात हुई? ये सब यहाँ फिशिंग के मजे लेंगे और मैं रसोई में बावर्ची बनी हूँ। लेकिन क्या करूँ, करना तो पड़ेगा। बहू रुक जा, तू रहने दे। तूने आज काफी काम किया है। अब ये मछली त्रिशा या बानी में से कोई बना देगा। माँ जी, मुझे मछली बनानी नहीं आती है, माफ करना, लेकिन मैं ये नहीं बना पाऊंगी। है सेम सेम माँ जी, मुझे भी नहीं आती। अरे नहीं, इसका मतलब शोभा अब तो ये तुझे ही बनानी पड़ेगी। कोई नहीं, तू ही बना दे। अब जब ट्रिप पर आए हैं तो काम तो करना पड़ेगा ना। शालिनी की बात को सुनकर फिर से शोभा को ही मछली बनाने को आना पड़ा। इधर पूरा परिवार फिशिंग के मजे ले रहा था तो वहीं दूसरी तरफ शोभा मछली सेक रही थी। ऐसे ही 2-4 दिनों तक सिलसिला जारी रहा। सारे काम अभी तक शोभा ही संभाल रही थी, लेकिन आज के दिन बस अब बहुत हुआ। मैं यूं कब तक सारे काम खुद से ही करती रहूंगी? बोलो त्रिशा और बानी, अब बस और नहीं। आज दोपहर का खाना तुम दोनों बनाओगी, मैं नहीं। हाँ तो खाना बनाने को बोल दो, यूं आंखें क्या दिखाती हो? और आई बड़ी हम पर ऑर्डर चलाने वाली। ये मत भूलो भाभी कि हम दोनों ही दहेज में ढेरों सामान लाए हैं। अगर कोई खाली हाथ आया है ना तो इस घर में वो आप हो। तो अगर आप काम भी करो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखो तुम अब कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। अच्छा, इसमें क्या ज्यादा है? हमने सही बात बोल दी तो हम ज्यादा बोल रहे हैं? वाह वाह, अरे क्या बात है, क्यों तुम सभी लड़ाई कर रही हो? हम अपनी बोट पर आए हुए हैं तो ऐसे लड़कर नहीं, इस टाइम को एंजॉय करके स्पेंड करो। माँ जी, हम तो बहुत एंजॉय करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी से हमारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। क्या बात है, कुछ मुझे भी बताओ। कुछ बात नहीं है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। वो बस मुझे ये बता दीजिए कि आप सभी आज दोपहर के खाने में क्या खाएंगे, मैं खाना बना दूंगी। अच्छा सवाल किया है बहू। मेरा मन तो वैसे गर्मा गर्म चटकारेदार प्याज के पराठे खाने का हो रहा है, तो तू आज वही बना ले। जी, बेकार है शोभा तेरा ये सोचना कि तेरे कामों में कोई हाथ बटाएगा। तेरे कामों में कोई हाथ नहीं बटाएगा। हमेशा की तरह जैसे हर बार तुझे ही सब करना पड़ता है, वैसे ही अब भी करना होगा। शोभा ने अब ये बात जान ली थी कि उसका काम के लिए किसी और से कहना किसी काम का नहीं है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन उसी ने सभी के लिए गर्मा गर्म प्याज के पराठे बनाए। शोभा बहू, तू खड़ी क्यों है? आकर हम सभी के साथ खाना खाना। मेरा मन नहीं है बाबा, मैं नहीं खा रही हूँ अभी, आप लोग खाओ। अच्छा। गणेश से ऐसे बोलकर शोभा उदास अपने कमरे में आ गई, जहां पीछे से रितेश भी उसके लिए कमरे में ही पराठे ले आया। शोभा, लो खाना खाओ। सबको तुम गर्मा गर्म खाना खिलाती हो तो खुद क्यों नहीं खाती? मुझे सच में भूख नहीं है। नहीं, तुम्हें भूख लगी है, बस तुम खा नहीं रही हो। मुझे बताओ तो सही कि क्या बात है।
और जहां तक मुझे याद है बोट पर आने से पहले तो बात यह हुई थी कि सभी बहुएं रसोई और बाकी के काम करेंगी, तो तुम ही सब कुछ क्यों किए जा रही हो शोभा? क्योंकि मैं गरीब घर से हूँ ना। मैं आप सभी के लिए कोई खास सामान वामान कुछ नहीं लाई हूँ, इसलिए ये सब काम मुझे ही करने पड़ेंगे। ये तुम क्या बोल रही हो शोभा? किसने बोला तुमसे ऐसा? किसी ने नहीं। ये जरूर त्रिशा और बानी ने ही तुमसे बोला होगा। रुको, मैं अभी उनकी खबर लेकर आता हूँ। नहीं, रुक जाइए रितेश जी, आपको मेरी सौगंध, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। शोभा तुम भी ना। रितेश जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में कोई दिक्कत बने। आप किसी से कुछ मत बोलना। शोभा की बात सुनकर रितेश शांत हो गया और उसने किसी से कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं किसी से भी कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हें घर में कोई कलेश ना हो इसलिए खुद को पीसने की आदत हो गई है ना, तो ठीक है, रहो इसी आदत के साथ, मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन शोभा ये मत भूलो कि ये सब कुछ तुम अपने लिए खुद ही चुन रही हो, कोई और इसका जिम्मेदार नहीं है। इसीलिए किसी को भी मुंह बनाकर मत दिखाओ और खाना खा लो, समझी? रितेश ऐसे बोलकर गुस्से में कमरे से निकल आया। चल शोभा, पोंछ ले अपने आंसू। वैसे भी सही तो बोला तेरे पति ने, जब आफत खुद ही तूने अपने ऊपर ली है तो अब उसे झेल भी। शोभा ने ऐसे बोलकर अपने आंसुओं को पोंछ लिया। अब वो ये चीज एक्सेप्ट कर चुकी थी कि उसके ससुराल में कोई उसका कामों में साथ नहीं देगा। अब शोभा बिना किसी से उम्मीद लगाए अपने कामों को करती थी। ऐसे ही चलते चलते अब लगभग एक हफ्ता गुजर चुका था और इस एक हफ्ते में सभी तो हट्टे कट्टे हुए, लेकिन शोभा खुद कमजोर हो चुकी थी। ऐसे ही आज रात के वक्त शोभा सभी को खाना खिलाने के बाद रसोई में बर्तन धो रही थी। बाकी सब अपने अपने कमरे में थे। हे भगवान, ये समुद्र कितना बड़ा और काला है। पानी को देखकर तो डर लग रहा है। बस जल्दी से यहाँ की सफाई हो जाए तो फिर मैं भी अपने कमरे में चली जाऊंगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई समुद्री तूफान आने वाला है। जल्दी जल्दी से काम निपटा लूं, कभी समुद्र में लहरें तेज उठने लगे। शोभा ने ऐसे बोलकर जल्दी जल्दी से अपने हाथ चलाए। समंदर में तूफान आने वाला था, इसी वजह से पानी की लहरें तेज हो रही थी। शोभा ने जल्दी से रसोई को समेटा और उसके बाद वो अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी उसे बानी ने आवाज दी। शोभा भाभी, आप यहाँ हो? हाँ, मैं यहीं हूँ। अंदर आओ भाभी। बोलो। भाभी देखो ना, मानव जी का दिल कर रहा है कुछ मीठा खाने का, तो आप प्लीज कुछ मीठा बना दो ना। मीठा बनाओ इस वक्त? तो क्या हो गया, आप बना नहीं सकती हो? बानी, मैंने तो तुम्हें बोला है मेरे लिए मीठा बनाने को, तुम भाभी पर क्यों डाल रही हो? मानव जी, अगर भाभी बना देंगी तो अच्छा ही होगा ना। मैं बना कर लाती हूँ। वैसे भी अब तो मैंने खुद को समझा ही लिया है कि इस बोट पर सभी मजे करने को आते हैं और मैं नौकरी करने तो कोई बात नहीं, अगर मुझे फालतू के काम करने भी पड़े तो। शोभा ऐसे ही बोलते हुए रसोई में मानव के लिए कुछ मीठा बनाने को आ गई। वहीं दूसरी तरफ रितेश। सभी अपने अपने कमरों में हैं। पता नहीं ये शोभा कहाँ है, कितनी देर हो गई है, आई ही नहीं अभी तक। कोई बात नहीं, रहने दो इसको, जो काम करने हैं। ज्यादा मजा आता है इसे सारा बोझ अपने ऊपर लेकर। रितेश ऐसे ही शोभा पर गुस्सा करने लगा। वहीं दूसरी तरफ समंदर में तूफान उठने वाला था और ऐसे में शोभा बानी के पति के लिए मीठा बना रही थी। समुद्र कितना काला लग रहा है और ऊपर से तेज हवा। कोई नहीं, मैं बस जल्दी से कुछ आसान सा मीठा बना देती हूँ। शोभा को अंदाजा नहीं था कि समुद्री तूफान अचानक से हावी होगा। एकदम से ही जोर का हवा का झोंका आया और पूरी नाव मानो समंदर में गोता लगाकर ऊपर आई। सब कुछ भीग चुका था। शोभा ने कसकर नाव की रेलिंग को पकड़ लिया। बचाओ बचाओ! शोभा नाव के जोर जोर से हिलने की वजह से अपना बैलेंस खो रही थी। बहुत तेज तूफान आ रहा था और जोर जोर से बिजली चमक रही थी और ऐसे में खुद को कैसे कैसे शोभा ने रेलिंग पकड़कर संभाला हुआ था। भगवान, मैं तो ऊपर ही नहीं आ पा रही हूँ। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लगता है कि आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। हे भगवान, मेरी रक्षा कर। एक तरफ बेचारी शोभा अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ज्यादा ही देर नहीं करती जेठानी जी ने कुछ मीठा बनाकर लाने में। अरे मानव जी, लगता है कि आज समुद्र में तूफान उठ रहा है। क्या कहा? समंदर में तूफान उठ रहा है? और भाभी तो मेरे लिए कुछ मीठा बनाने को गई थी। ओह गोश! अरे नहीं, ये आवाज तो। रितेश ने जैसे ही शोभा की आवाज सुनी वो तेजी से कमरे से भागा। वहीं आदि और मानव भी कमरों से निकल आए और नीचे आकर सबने देखा कि शोभा बिल्कुल बोट की नोक पर है और उसने कैसे कैसे खुद को संभाला हुआ है। वहीं तूफान इतना तेज था कि सारा बोट का सामान नीचे उलट पुलट हो चुका था। शोभा! शोभा! नहीं बेटा, वहां मत जा, देख तो वहां खतरा है। माँ, मैं कैसे ना जाऊं? मेरी पत्नी वहां मौत के मुंह में है।
मैं आ रहा हूँ शोभा। तुम फिक्र मत करो शोभा, मैं आ रहा हूँ। रितेश ने हार नहीं मानी और शोभा तक पहुंच ही गया। शोभा को पकड़कर रितेश जल्दी से उसे नाव के अंदर लेकर आया, जहां पर त्रिशा और बानी शोभा के कपड़े बदले और कुछ देर के बाद आखिर तुम उठ ही गई शोभा। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बच गई। वरना क्या तुम मुझे छोड़ के जाने की सोच रही थी? ये बताओ कि इतनी रात को तुम किचन में क्या कर रही थी? वो मैं कमरे में ही आ रही थी, लेकिन बानी ने मुझे कुछ मीठा बनाने को बोल दिया, तो मैं वो बनाने को गई थी। जानता था मैं कि ऐसी ही कोई बात होगी। तुम क्या फालतू हो शोभा, जो सबके काम करती हो? बस बहुत हो गया इस ट्रिप पर आकर, तो हमेशा मेरी पत्नी ही पिसती है, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब से इस ट्रिप पर नौकर लाई जाएंगे, नहीं तो कोई यहां नहीं आएगा। रितेश की बात पर सभी चुप रहे। अब सभी को सच्चाई दिखाई दे रही थी। अगले ही दिन वो अपने घर लौट आए और आगे से जब भी परिवार बोट पर आया तो वो अपने नौकर साथ लाए और सब कुछ अब ठीक हो चुका था।